परेशानी तो नहीं है? कुछ पूछना है? कुछ घर पे पढ़ा दो, कुछ घर पे पढ़ा जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं सोचिए जब एग्जाम रहेगा तब पढ़िए, जब फॉर्म भरेगा तब पढ़िए, ठीक है? चलिए, कल हमने थोड़ी सी बात की थी सिलेबस को लेकर, लेकिन बात पूरी नहीं की थी, थोड़ा सा ही हिंट दिया था मैंने। अभी मैं 5 मिनट का टाइम लेकर आपको सिलेबस पेपर दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है, उसके बाद दोबारा हम जो पढ़ रहे थे उसी पर आ जाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के आगे। अब आ गया मेरी आवाज आ रही है? अब ठीक है? कल हम लोगों ने अधिनियम के बारे में पढ़ा था। आज कुछ पूछ लीजिए आज कल लोग हैं आगे से कोर्स हम देख रहे थे, है ना? कल थोड़ा सा दिखाया था, आज थोड़ा सा कोर्स देखेंगे एक बार। कल हमने थोड़ी सी बात की थी ना करंट में कितने परसेंट क्वेश्चन जो है वो लगभग इंडियन पॉलिटी के, भारतीय राज्य व्यवस्था के आते हैं, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आपके लिए स्टैंडर्ड बुक है जिसके बारे में बात की। इसमें आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कितना वैरी करता है। किसी एक तरह से हम जो है वो ये नहीं सोच सकते कि बस इतने ही नंबर का आता है। लगभग आप देख रहे हैं, है ना? 1993 के बाद का डेटा दिया हुआ है, लगभग 2016 तक का डेटा। पहले 90 नंबर का आ रहा था, अब इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस पूरा मिला के अराउंड कितना आ रहा है? 187 मार्क्स का, ठीक है? 100 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली का मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था वाला है वो करीब 100 मार्क्स का आता है। और उसमें अगर हम गवर्नेंस जोड़ दें, जो ब्यूरोक्रेसी वाली चीज़ है, गवर्नेंस कैसे पंचायती राज व्यवस्था कैसे काम करती है, म्यूनसिपलिटीज नगर पालिकाएं नगर निगम कैसे काम करता है, अगर वो सारी चीज़ें जोड़ दें तो ओवरऑल 187 मार्क्स का 2015 में आया था। उसके बाद भी ये नंबर लगातार मतलब इसी के आसपास का है, कभी 170 कभी 160, लेकिन 160 के नीचे कभी नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली मेंस में आपका जो पेपर होगा वो 160 मार्क का ये होगा, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का। और अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में देखिए 1993 में 14-15, फिर 17, 20, 9, 12, 19, 22 क्वेश्चन एक बार आया है 2005, 2004 में शायद, है ना? उसके बाद देख रहे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर अगेन 20 क्वेश्चन आ गए 2012 में, फिर 18, 13, 15 और 2016 में तो बहुत कम क्वेश्चन है 5, लेकिन 2016 में कम क्वेश्चन थे इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, बाकी सारे पार्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दूसरी बात 2016 के बाद बात दोबारा बढ़ गई है। 2016 के बाद जो अभी का टाइम चल रहा है अगेन ये 15 मार्क 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं।
अमूमन आप लेके चलेंगे कि लगभग इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस लगभग 20 क्वेश्चन का आता है 100 क्वेश्चन में से, यानी कि 1/5 पार्ट, यानी 20% है पूरे आपके सिलेबस का 20% एविडेंस है ना, जो कि अच्छा खासा भाग होता है। इसे इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को सबसे ध्यान से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस आप खत्म करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था को खत्म करेंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सोसाइटी की मिल जाएंगी, सोशोलॉजी की मिल जाएगी, ऐसे में जो लिखते हैं आप उसके लिए कुछ मैटर मिल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री का बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, अभी जो पार्ट हमने स्टार्ट किया है कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री से लिंक्ड है ना। आप इसे, अच्छा मैं एक चीज़ सर्च कर रहा था, हिंदी माध्यम में ये जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ये हिस्ट्री में दिया हुआ, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में ये जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ वो इंग्लिश में दिया हुआ, बिकॉज हिस्ट्री एंड पॉलिटी आर वेरी वेरी क्लोजली लिंक्ड, ठीक है। हिस्ट्री, इतिहास और जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उनके बीच में बहुत तगड़ा लिंक है। अगर हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी डेवलप ही क्यों थी, क्या कारण बना भारतीय राज्य व्यवस्था के डेवलप होने का, तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे जैसे जैसे हम मध्यकालीन युग यानी कि मेडिवल टाइम से मॉडर्न एरा की ओर, प्राचीन टाइम मेडिवल टाइम यानी कि मध्यकालीन युग से आधुनिक इरा की ओर यानी कि मॉडर्न टाइम में आ रहे थे, वैसे वैसे हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी हर क्षेत्र में तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक हो रहा है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडियन पॉलिटी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पुरानी रह जा रही है, ठीक है। तो नए समाज को, नई परेशानियों को डील करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए नए राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो जो टाइम है, मैंने अगर आपको बताया भी था, रियलाइज़ भी कराया था कि अगर आप ध्यान देंगे तो जो मॉडर्न पीरियड में ट्रांजिशन का टाइम है, यानी कि जब एक तरह से पूरा भारत मध्यकालीन युग से आधुनिक युग की ओर बढ़ रहा है, उसी समय ही लगभग कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क, संवैधानिक जो संवैधानिक जो चीज़ें हैं पहली बार लिखी जा रही हैं, उन्हीं के रूप में हम रेगुलेटिंग एक्ट, काउंसिल्स एक्ट वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि वो वही समय है जब हम मध्यकाल से किसकी ओर आ रहे हैं, आधुनिक काल की ओर आ रहे हैं। कुछ लिखना, कुछ कानून बनाना, कुछ एक्ट बनाना बड़ा ज़रूरी हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? उसके पहले ऐसा नहीं था कि मध्यकाल में या प्राचीन काल में कोई प्रावधान नहीं थे, बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे लिखित प्रावधान होते थे उस समय भी। चोला किंग्स, आपने शायद अर्थशास्त्र के बारे में जानते हो क्या, सुना है अर्थशास्त्र? किसने लिखा था? चाणक्य, कौटिल्य, एक और नाम क्या था उनका? विष्णु गुप्त शर्मा, विष्णु गुप्त, ठीक है। विष्णु शर्मा किसका नाम था? सुना है ना विष्णु शर्मा? वो भी राइटर थे, हाँ करेक्ट, पंचतंत्र के राइटर थे। फिलहाल विष्णुगुप्त ने लिखा था अर्थशास्त्र की किसकी किताब है? इकोनॉमिक्स की किसकी किताब है? हाँ, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की किताब है उस समय की, ठीक है। कहने के लिए वो अर्थशास्त्र जो है वो ट्रांसलेट होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, लेकिन मेनली वो उसका फोकस किस पर है? स्टेट क्राफ्ट पर, यानी कि कैसे किसी राज्य को रन किया जाए, कैसे किसी राज्य को चलाया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहले प्रावधान लिखे हुए नहीं थे, पहले भी प्रावधान लिखे हुए थे, पहले भी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। आप चोला किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, चोला राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो चोला शासकों ने भी अपनी बहुत सारे प्रावधान लिख के रखे थे, एक छोटा सा संविधान बना रखा था, नियम और कानूनों की किताब बना रखी है ना। तो ऐसा नहीं है कि कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, आपने कभी मैग्ना कार्टा का नाम सुना है? शायद पॉलिटिकल साइंस में मैग्ना कार्टा का नाम सुना है? किससे बोलते हैं मैग्ना कार्टा? हाँ, फंडामेंटल राइट को भी मैग्ना कार्टा बोलते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा होता क्या है? हाँ बताइए। पहली बार जब इंग्लैंड में रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी को जब एक्ट लाए गए थे, मतलब जो लॉज बनाए गए थे मैग्ना कार्टा। हाँ करेक्ट। देखिए क्या है कि जब पहली बार समाज को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, पहले तो राजा क्यों नियम बनाएंगे? वो डायलॉग सुना है बाहुबली का, मेरा वचनीय शासन। तो पहले राजाओं का यही था कि जो मैंने बोल दिया वही नया कानून है, वही संविधान। क्या मेरी बात सुन रही? एक्चुअल में यही होता था, और केवल इंडिया में नहीं, लगभग हर जगह ही फॉलो हो रहा था। लेकिन पहली बार 11वीं-12वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के किंग्स को रियलाइज़ हुआ कि कुछ कानून होने चाहिए, देयर मस्ट बी सम बेसिक सेट ऑफ लॉज, कुछ कानून ऐसे होने चाहिए जिससे कुछ राइट्स जो लोगों के हैं वो प्रिजर्व किए जाए, लोगों के कुछ अधिकार संरक्षित रखे जाए। क्या मेरी बात सुन रही? तो लोगों के अधिकार के संरक्षण के लिए उस समय जो उन्होंने पहला कानून बनाया, उस समय तक पूरे विश्व में कहीं भी लोगों के अधिकार की कोई बात ही नहीं हो रही है ना। किसी के पास जीवन जीने का अधिकार भी नहीं है। कभी राजा आया, बोला ठीक है तुमने पेंसिल ऐसे पकड़ी है, ठीक है इसे सूली पे चढ़ा दो, ठीक है तुम कल एब्सेंट थे, इसे फांसी पे कर दो। किसी भी तरह की कुछ भी बात हो रही थी, कहने का मतलब ये है कोई लिखित कानून नहीं था किस जुर्म की क्या सजा मिलेगी, है ना।
तो ऐसे में लोग फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, स्पेशली जीवन जीने का अधिकार, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पीछे था, है ना, उसे दिया नहीं जाता था राजाओं की ओर से, आम जनता को नहीं दिया जाता। पहली बार इंग्लैंड या किंग ने सोचा कि हमारी जनता के पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए, और इसलिए उन्होंने जो किताब नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा संकलन लिखा कि हाँ, हमारे राज्य में जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं, उनकी जान लेने का किसी को ऐसे ही अधिकार नहीं है, कोई बड़ा कारण होना चाहिए, है ना, तब उसे कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, तब उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। क्या मेरी बात सुन रहे? तो उन राइट्स को, उन अधिकारों को बोलते हैं पहला मैग्ना कार्टा, ठीक है? क्या मेरी बात सुन रही? तो उस तरह से जो भी चीज़ पहली बार डिस्कस होती है ना, जो भी चीज़ अधिकारों के बारे में पहली बार डिस्कस होती है, उसे बोलते हैं, हर उस चीज़ को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या मेरी बात सुन रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो याद रखना है मैग्ना कार्टा बेसिकली 11वीं-12वीं सेंचुरी की 11वीं-12वीं शताब्दी में अंग्रेज राजाओं ने अपने सिटीजन्स को, नागरिकों को अधिकार दिए थे। वो अधिकारों की मूलभूत कुछ अधिकार थे, उसमें कुछ चीज़ें और भी थी, लेकिन पहली बार राजा की ओर से जो राज्य है उन्हें मिल रहा है। कहीं ना कहीं दुनिया भर में जितने भी संविधान लिखे गए हैं आज के टाइम पे, वो मैग्ना कार्टा से ही प्रेरित है, मैग्ना कार्टा उनका बेस है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप पढ़ते होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लिखा गया, या अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका की क्रांति के बाद जो संविधान लिखा गया, वो बेस है, लेकिन असल बेस क्या है? इंग्लैंड, है ना, जो मैग्ना कार्टा लिखा गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इस सब चीज़ का देखिए, कोई भी शब्द पढ़िए, आपने मैग्ना कार्टा सुना हुआ था, लेकिन मैग्ना कार्टा था क्या ये नहीं पता, ये एक प्रॉब्लम है। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आप सुने रहोगे, आपको लगता है आपको आता है, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आती वही पूछ लेगा उठा कि मैग्ना कार्टा असल में था क्या, किस राजा ने दिया था, कब दिया था, है ना। असल में जब बोलते हैं कि मैग्ना कार्टा पहली बार लागू हुआ, तो क्या मतलब होता है, क्या अधिकार है, वो किस राजा ने दिए थे, इस तरह की चीज़ें आती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ सुनो तो उसके पीछे जरूर झाँको, उसे गूगल जरूर करो एक बार, या उसे टीचर से जरूर पूछो कि सर होता क्या है, तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, ठीक है। अब आपसे बात करें इस बारे में कि लगातार क्वेश्चन बढ़ते गए, फिर एक टाइम पर आकर थोड़े से कम हो गया। ये कम होने का कारण है, जैसे मैंने कहा कि यूपीएससी कभी भी सेट पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। 2014-15 में जब मैंने यूपीएससी लिखा था, उसके जस्ट एक साल पहले आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन आए थे, है ना। सारे बच्चे पागल हो गए कि सारा क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है, और आर्ट एंड कल्चर तो हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते ही नहीं है, तो आर्ट एंड कल्चर अलग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर अगले साल आर्ट एंड कल्चर के केवल 2 से 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो देयर इज अ फ्लक्चुएशन, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता है, लेकिन सिलेबस यही है, ठीक है, इसके बाहर का नहीं आएगा, ये हमें पता है। क्या मेरी बात समझ में? लेकिन अभी आज का जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अमूमन आप मान के चलिएगा लगभग 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले 3-4 साल से, 2019-20 से, है ना, 17, 18, 19 ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मान के देखिए अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं क्वालिटी से, इसमें कोई समस्या नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है। कल हमने थोड़ी सी बात की थी, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात की थी कि सीसैट वगैरह होता है, पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, लिखित एवं साक्षात्कार, इसके बारे में बात की थी हमने। दोनों भाषा में होता है, जो सीसैट का पेपर होता है अंग्रेजी और हिंदी, और ये भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होता है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सब आइडिया कर लग गया था, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। मेंस का पेपर के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि जो 2 पेपर्स हैं आपके लैंग्वेज वाले, उनमें से एक लैंग्वेज तो अंग्रेजी रहेगी 300 नंबर की, जिसे आपको जस्ट पास करना है 1/3, यानी कि 300 नंबर में सॉल्व कराना है, तब आपकी मेंस की कॉपी चलेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और दूसरा क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा। मुझे बताओ कि संविधान की इस सूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 पक्का? चलो वेरी गुड। तो 3 इनमें से कोई भी भाषा आपको ढाल नहीं है, आप कौन सी खाओगे, बेसिकली हिंदी खाओगे, लेकिन उसमें भी आपको पास ही होना है, ठीक है। तो जो मैं उसमें बता रहा था कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश से आपको एकदम दूरी बना के रखनी है, इंग्लिश भी आएगा और उसे पास भी करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में? तो थोड़ा सा इंग्लिश का एज सब्जेक्ट भी पढ़ो, क्योंकि ये 100 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, भले ही आप इंग्लिश माध्यम में नहीं पढ़ रहे होते हो, लेकिन फिर भी ये पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पेपर में जब दोनों में क्वालिफाई हो तो मेंस का पेपर चलेगा, और इंग्लिश बहुत टफ नहीं है, नहीं, जो सीसैट का कॉम्प्रिहेंशन होता है वो टफ होता है,
लेकिन इसकी इंग्लिश जो आती है वो टफ नहीं आती, ठीक है। सी सेट में तो और भी पार्ट होता है ना, सी सेट का जो पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसमें और भी पार्ट होते हैं, मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, इंग्लिश भी होती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग या एथिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं, निर्णय करने की क्षमता, आपकी मॉरल वैल्यू, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन होते हैं। आपको इसमें ही फोकस करना है, इंग्लिश में थोड़ा फोकस बनाएगा क्योंकि मेंस का पार्ट है, इससे भाग नहीं सकते। सी सेट में तो भाग सकते हो क्योंकि सी सेट में ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इंग्लिश नहीं कर रहे, आपकी मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी है तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आपको 33% ही लाने हैं। लेकिन इसमें अलग से इंग्लिश का पेपर है 300 नंबर का, जिसमें आपको 100 पाने ही पाने, ठीक है। और बहुत कठिन नहीं, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यूपीएससी है ना, अच्छी जॉब है तो फिर मेहनत ही करोगे, ऐसे फ्री में छापते फ्री में तो कुछ नहीं मिलता ना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जीएस पार्ट 2 में हमारा शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, विच इज बेसिकली पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। पॉलिटी के लिए किताब कौन सी बताई थी? लक्ष्मीकांत। एक और कौन सी बताई थी? डी बासु। एक और कौन सी बताई थी? एक और बताई थी सुभाष चंद्र कश्यप, एस.सी. कश्यप, है ना। और एक और कौन सी बताई थी? 11th की एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे बिना एक दिन भी टाइम वेस्ट किए, ठीक है। अगर आपको अगले साल 2025 का टारगेट कर रहे हो और सच में सीरियस हो यूपीएससी के लिए, ठीक है, तो थोड़ा समर्पण दिखाओ। 11th की एनसीईआरटी 2-2 पेज पढ़ना, 3-3 पेज पढ़ना, अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। बड़े आराम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पर एनसीईआरटी के जो बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं उस पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट साइट्स पर अवेलेबल है। उसे डाउनलोड करो, 2-2 पेज पढ़ना स्टार्ट करो। क्या मेरी बात समझ में? या आप लोगों को कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैं उस पर सेंड करवा दूँगा एनसीईआरटी 11th कोई व्हाट्सएप ग्रुप है आप सभी लोगों का, तो मैं उस पर सेंड करवा दूँगा। मैं तो एडिट नहीं थी लेकिन मैं उस पर सेंड करवा दूँगा, ठीक है। ये सब मार्क है, इसके बारे में कल बात हुई थी, हमने बताया था वैकल्पिक विषय, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, ये अभी भी है, इसमें नहीं है। यूपीपीसीएस से वैकल्पिक विषय खड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। कल इसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया 2025 अंक का है पूरा पेपर, है ना। 2025 में 80% 90% सॉरी क्या है? लिखित परीक्षा, राइटिंग प्रैक्टिस। आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा उससे यूपीएससी को मतलब ही नहीं, आप लिखे कैसा आ रहा है उससे। क्या मेरी बात? जैसे ग्रेजुएशन एग्जाम में होता है, आप बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन आपने लिखा अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे 12th के लेवल की एग्जाम आता है, बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत नॉलेजेबल हो, बोलते बहुत अच्छा हो लेकिन लिख नहीं पाते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मेरी बात सुनिए? इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस भी ज़रूर करो। और इसीलिए सबसे ज़्यादा, जैसे अगर मान लो 1000 सीट है, मान लो लेटर सपोज, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग निकालते हैं एग्ज़ाम वो अपने ग्रेजुएशन के एंड के साथ या उसके 1 ईयर के बाद निकाल लेते हैं, यानी 2 साल में वो जो ग्रेजुएशन खत्म हो रहा होता है उसी में निकाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वही लोग निकालते हैं, 30% या 40%। अगर 1000 सीट है तो 300-400 लोग वो रहेंगे जो कि अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट के साथ या उसके 1 साल बाद निकाल लेते एग्जाम, क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस मेंटेन रहती है बाकी लोगों के अपेक्षा। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसलिए भैया कोशिश करो, अगर आप लोग लास्ट ईयर में हो तो लिखने की प्रैक्टिस बनाए रखो और कोशिश करो इस साल नहीं तो अगले साल, ठीक है। इस साल का तो पेपर हो ही चुका है, पीसीएस का सॉरी यूपीएससी का रिजल्ट ही आ गया, फिर उसका पता ही होगा। लेकिन अगले साल ही कोशिश करो कि अगले साल तक 2025 को टारगेट करो, और अगर राइटिंग प्रैक्टिस मेंटेन रहेगी तो निकल जाएगी। और सबसे कमी क्या होती है, मैंने देखा है कि बच्चे फोकस करते हैं प्रीलिम्स पर कि सर प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मैं इसकी तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रीलिम्स अगर निकल गया बाई चांस, है ना, सारे भगवान खुश हो गए तुम्हारे ऊपर और प्रीलिम्स तुम्हारा निकाल के लिए, तो भी वो जो गैप होता है ना 2 महीने का, उसमें मेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तुम्हें मेंस के लिए शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ेगी। 2-3 महीने में किसी का मेंस नहीं निकलता है। जो मुख्य परीक्षा है ना, मेन लिखित परीक्षा, वो 3 महीने में निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओ, मतलब ये मत कहना पास है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल जैसा टास्क है, ठीक है। तो प्रिपरेशन जो लोग करते हैं वो असल में क्या करते हैं, आपको बता रहा हूँ टेक्निक, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि लोग करते हैं मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन, ठीक है। अपने थ्रू आउट 1 साल है जो भी उन्होंने टाइम पीरियड बनाया है, कितने साल में हमें एग्जाम निकालना है, वो अपना फोकस रखते हैं मुख्य परीक्षा पर, सारा का सारा फोकस रखना है मुख्य परीक्षा पर, मेंस एग्जाम पर। और मेंस एग्जाम का अपना तैयारी कर रहे होते हैं, जब प्रीलिम्स आने वाला होता है उसके 2 महीने पहले मेंस बंद कर देते हैं, और प्रीलिम्स में भी 90% वही चीज़ें जो मेंस में, केवल 5-10% जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई वो उन 2 महीनों में तैयार कर
कर लेते हैं। 10 से 15% कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा होती है, कल बताया था मैंने, है ना। करंट अफेयर किसी भी नेचर का आ जाता है। 2019-20 में एक करंट अफेयर आ गया, सॉरी 2020-21 में एक करंट अफेयर आया था दीपिका पादुकोण से संबंधित, है ना। अब लोग शॉक में चले गए क्योंकि ऐसा रहता है यूपीपीसीएस में आता है कभी कभी, लेकिन यूपीएससी कभी इस तरह का नहीं पूछ सकता, लेकिन एक बार आ गया बाई चांस, ठीक है। तो करंट अफेयर किसी भी तरह का जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है, ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट उस साल किया होगा उन्होंने, कोई अवार्ड जीता होगा इसलिए आया था, ठीक है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसका आता है। वो अगर आप शुरुआत से पढ़ोगे तो भी आपको लास्ट में रिवाइज करना पड़ेगा, लास्ट के 2 मंथ पढ़ोगे तो भी आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि 1 साल में निकालना है, 1.5 साल में यूपीएससी निकालना है, वो लोग लास्ट के 2 मंथ प्रीलिम्स के लिए रखते हैं और बाकी टाइम किसकी तैयारी कर रहे होते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और कई बार कई लोग गुमराह करने वाले भी लोग होते हैं ना, वो बोल देते हैं आप बहुत सारे जो यूट्यूब वगैरह जहाँ भी चल रहा है जो भी, उसमें क्या बोल देते हैं कि पहले प्रीलिम्स निकल जाए फिर मेंस। नहीं, पहले अगर प्रीलिम्स निकल गया तो फिर मेंस नहीं निकलना है, क्योंकि आपने मेंस की तैयारी नहीं करनी और मेंस का पेपर बहुत बड़ा है ना। मेंस के पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस ही हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। 3-3 घंटे का पेपर होता है और 2 घंटे का गैप होता है, एक दिन में 6-6 घंटे हो सकता है लिखने पड़े, ठीक है। वो तब कर पाओगे जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी। कैसे लिख लोगे? बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। इसलिए मेंस की परीक्षा थोड़ी सी टफ है, टफ डिज़ाइन की है, ठीक है। उन्हीं लोग के लिए है जिनका समर्पण पूरी तरह से यूपीएससी की है, जिनका इधर उधर जरा सा भी समर्पण है उनका सिलेक्शन इसमें मुश्किल है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वैकल्पिक विषय की तालिका है, कल कुछ पूछ सकते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसमें जरा सा भी कोई साइंस साइड का है तो उसे, या ज्योग्राफी से पसंद है मेरे ख्याल से ज्योग्राफी बहुत अच्छा ब्रांच है, ठीक है, वैकल्पिक विषय में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होता है, ठीक है। उसमें आंसर जो आप लिखेंगे उतना ही मार्क्स मिलने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन पॉलिटी और हिस्ट्री थोड़े टफ ऑप्शन माने आते हैं, क्योंकि पॉलिटी के भी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने कठिन है और हिस्ट्री में तो इतने सारे व्यूज़ हैं, कुछ उतने ही फैक्ट्स हैं। हिस्ट्री बदल नहीं रही है, हिस्ट्री इतनी एकदम सेट है, मेरी बात सुनिए। लेकिन उसे देखने का नज़रिया अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग है, शायद थोड़ा सा पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। राष्ट्रवादी इतिहासकार अलग नज़रिए से देखते हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार अलग नज़रिए से देखते हैं, सबाल्टर्न हिस्ट्री, उपाश्रयवादी नाम सुने, वो अलग तरह से हिस्ट्री को देख रहे होते हैं। क्या होता है उपाश्रयवादी? नाम सुना, लेकिन नाम सुना अच्छी बात है, लेकिन सोचो भी कि क्या होता है, सर्च करो वो सब चीज़, ठीक है। केवल नाम नहीं सुनो। तुम्हारी जो हिस्ट्री इसमें आती है यूपीएससी में, वो उपाश्रयवादी इतिहासकारों की आती है, ठीक है। पहले आती थी जो वो राजनीतिक इतिहासकार, राजनीतिक इतिहास से अलग थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग आती थी कि किसका बेटा कौन है, किसने कब तक शासन किया, ठीक है, किसका राज्य क्या था। अब वो सब नहीं आता। अब कैसी हिस्ट्री आती है? उपाश्रयवादी इतिहासकार जो लिखती है, ठीक है, उसमें थोड़ा फोकस करे रहोगे। कल वैकल्पिक विषय और कोई कंफ्यूजन है वैकल्पिक विषयों में तो पूछ लो अभी। मैथ बहुत अच्छा विषय है ना। अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मेंस का पेपर अगर गड़बड़ भी होता तो मेंस वो संभाल लेते, ठीक है। इस बार के टॉपर का मैथ था, उसके जीएस के पेपर्स अच्छे नहीं हुए थे। जीएस 1, 2, 3, 4 में बड़े बाउंड्री लाइन पे नंबर है, ठीक है, लेकिन मैथ में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं, जिसकी वजह से वो एकदम जंप कर गया। अदरवाइज उसकी रैंक होती शायद 900, 950, एकदम लास्ट रैंक होती शायद, उसको तो सिलेक्शन भी ना होता अगर एवरेज रैंक देखा जाए, अगर एवरेज मार्क्स जो होते हैं वो देखा जाए, ठीक है। लेकिन उसकी रैंक कहाँ पहुँच गई? रैंक 1। आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम लखनऊ, सुना होगा, है ना। उसका रीज़न क्या था? मैथ्स का ऑप्शन। तो अगर मैथ्स किसी का स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि ग्रेजुएशन लेवल तक हमने मैथ अच्छी पढ़ी है या ग्रेजुएशन लेवल तक साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हमने अच्छा पढ़ा है तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजी अच्छा ऑप्शन होता है, सोशियोलॉजी अच्छा ऑप्शन होता है। जनरल में कहते हैं कि जो आपको पसंद है ना, ऑप्शन वो चुनो। बस एक बार ये चेक कर लो कि कितने % उसमें से ऐसे लोग हैं जो मेंस लिख रहे हैं और फाइनली इंटरव्यू तक जा रहे हैं या फाइनली सेलेक्ट हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मान लो 100 अगर लोग हिस्ट्री में पेपर लिख रहे हैं मेंस में, तो उनमें से 1 आदमी सेलेक्ट हो रहा है, 2 आदमी सेलेक्ट हो रहा है, 3 आदमी सेलेक्ट हो रहा है फाइनल। ये एक बार चेक कर सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है बहुत सारे जगह। मेरी बात समझ आई? उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेना पेपर, ऐसा ना हो जाए कि आपने कोई बहुत टफ ऑप्शन उठा लिया जिसका पेपर ही टफ आता है या जिसमें पिछले 3 साल से कोई सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, ठीक है।
आप सोच रहे हो आप इतिहास रचोगे, लेकिन फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, सब्जेक्ट ऐसा चूज करना है जिसपे समर्पण बन पाए। ठीक है, आप हर सब्जेक्ट के साथ 6-6 घंटा नहीं पढ़ सकते, बहुत सिंपल सी बात है, बोर हो जाओगे। एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब इंटरेस्ट होता है तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट छूटते हैं। ठीक है, हमें अपने केवल इंटरेस्ट, एक बात ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स में कि 5 सब्जेक्ट्स में कोई 1-2 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके प्रति उनके मन में जिससे प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। हिस्ट्री अब खुली है तो हिस्ट्री ही खुली रहेगी, 1 घंटा 2 घंटा हिस्ट्री के सारे फैक्ट्स पढ़ डालने हैं मुझे आज, है ना, कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था, उनका क्या राज था, बड़ा मज़ा आ रहा है, सारे एपिसोड्स देख डाले या जितना भी यूट्यूब अवेलेबल है सब कुछ देख डाला। इससे बचना है थोड़ा सा, मेरी बात समझ, किसी सब्जेक्ट किसी विषय का उपयोग करना है आपको। ठीक है, किसी विषय के प्रेम में नहीं पड़ जाना है कि बहुत प्यारा विषय है, मज़ा आ गया इंडियन पॉलिटी पढ़कर, अब इंडियन पॉलिटी ही पढ़ेंगे 6 घंटा, है ना, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री रह गया, ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा कंट्रोल भी करना है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको अक्सर लगता है, इसलिए बता रहा हूँ, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा लगेगा जो बहुत इंटरेक्टिव होगा, उसमें आप बहुत टाइम नहीं दे सकते। अगर वो आपका ऑप्शन है तो टाइम तो थोड़ा बहुत, वरना आप बहुत टाइम मत दो। ठीक है, जितना उसका सिलेबस है, जितना उसका, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप हमेशा थोड़ा, मैं यहाँ भी दूंगा आप लोगों को, PYQ दूंगा मैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं वही बताते हैं कि क्या बाउंड्री है। भाई इन्होंने तो बोल दिया हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री तो में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो PYQs हैं, जो पुराने प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आए हैं, वो सीमा निर्धारित करते हैं कि यूपीएससी ने इन्हीं सीमाओं से क्वेश्चन पूछे हैं, ये यूपीएससी की सीमा है, इसके अंदर का ही आता है। क्या मेरी बात समझ में? तो उससे हमें थोड़ा फायदा हो सकता है अगर आप PYQs देखें। तो मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फिर से PYQs प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो जो पहले के प्रश्न पत्रों में आए हुए, उस तरह से पढ़ो, आप समझो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और UPPCS में भी, उसमें तो PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। UPPCS के पेपर में PYQs को बिना देखे जाना, यानी कि पेपर में सेलेक्ट ना हो, क्योंकि UPPCS का पेपर, है ना, इस बात के लिए जाना ही जाता है कि 20% 30% क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर पेपर से। मेरी बात समझ में? पर 20% 30% कम होता है क्या? काफ़ी ज़्यादा होता है, पता ही आपको। ठीक है, उसी वजह से सिलेक्शन या रिजेक्शन आते हैं। अगर किसी का स्टैटिस्टिक्स है, बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स, अगर स्ट्रॉन्ग है तो। अगर किसी का लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आज के 7-8 साल पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा ऑप्शन माना था, उसकी केवल 1 ही 2 किताब आती थी, और बहुत मोटी किताबें नहीं थी, बहुत पतली किताबें आती थी। अगर आप उसे कंप्लीट कर लिया तो आपको ना केवल मेंस में हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, और आगे की लाइफ में भी हेल्प करेगा। अगर आप SDM ADM बन जाते हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एस्पेक्ट है जो आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? और कुछ, और किसी ऑप्शन को लेकर कुछ पूछो तो बताओ, स्टार्ट करें। ऑप्शन को लेकर कोई दिक्कत है? वैकल्पिक विषय को लेकर एक दिन वैकल्पिक विषय की क्लास जब और लोग रहेंगे तब भी लेंगे। ठीक है, कि क्या लेना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए। ठीक है, कल हमने कुछ बात की थी, कल कुछ नोट्स भी बनाए थे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह के ना, आज देख लेते हैं एक बार। हमने कल संवैधानिक विकास देखना स्टार्ट किया था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो देखना स्टार्ट किया था। कारण क्या था? आज की कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है उससे? आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, हम हिस्ट्री वाला क्यों पढ़ रहे हैं? 1773 का एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई जिसे हमने आगे चलकर कॉपी पेस्ट किया। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई जिसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके आज के संविधान में भी है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें क्यों लिखी गई, किस पर्सपेक्टिव से लिखी गई, और उनमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया,
वो मॉडिफिकेशन क्या बाद में हटा दिया गया या उसे कंटिन्यू किया गया, ठीक है। इसीलिए हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उठा रहे हैं सब चीज़ें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना इसीलिए ज़रूरी है कि हमने जो प्रावधान लिखे शुरुआती दौर में 1773 का एक्ट, फिर 1781 का एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट सुना होगा, है ना। ये सारे प्रावधानों से क्या आज का संविधान के भी कुछ प्रावधान मिलते हैं कि नहीं मिलते, ठीक है। यह जानने के लिए या उस प्रावधान शुरुआत में क्यों लाए गए थे, जब जानेंगे क्यों लाए गए थे तो हो सकता है आगे जब लगे कि उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे हटाया भी जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कल 1 जुलाई की, कल से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है ना। IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसके बहुत सारे एक्ट्स को चेंज कर दिया गया, परिवर्तन करके नई संहिता आ गई है लॉ सिस्टम में, सुना होगा ना। तो वो क्यों कर पाए, क्योंकि उसका इतिहास पता कि वो चीज़ें क्यों, ठीक है। उसी तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाननी इसलिए ज़रूरी है कि कोई एक्ट क्यों आया था, किस वजह से लाया गया था, आज उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली थी 1773 वाले एक्ट की, ठीक है। पहला कदम तो ये था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, बताया था भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का ब्रिटिश सरकार का पहला कदम है। इस बारे में बात हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा पहली बार कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की, देखो कंपनी आए किस लिए, कंपनी का काम करती है ट्रेड का, व्यापार का काम करती है, वाणिज्यिक काम करती है ना। लेकिन कंपनी आई तो थी ट्रेड का काम करने, वाणिज्य का काम करने, और करने क्या लगी 1765 के बाद, 1765 के बाद क्या करने लगी, शासन करने लगी, शासन में भागीदारी करने लगी। मैंने आपको बताया दीवानी राइट्स, है ना, दीवानी के अधिकार कंपनी ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के बाद अपने पास ले लिए। कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो एक तरह से अब कंपनी जो है केवल कॉमर्शियल बॉडी नहीं रह रही है, केवल वाणिज्यिक इकाई नहीं रह रही, वो पॉलिटिकल बॉडी की तरह भी काम कर रही है, राजनीतिक इकाई के रूप में भी काम कर रही है। क्या मेरी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक। तो इसीलिए वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट को लग रहा है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगाना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है, कंपनी के ऊपर कुछ कानून या कुछ कंट्रोल होना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट का नाम रेगुलेटिंग क्यों है, क्यों नहीं काउंसिल या चार्टर है, क्योंकि यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है सॉफ्ट कंट्रोल, यानी कि मान लो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो भी हम कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट तुम्हें नहीं देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है। यह पहली बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बार हल्का सा वार्निंग दे रहे हैं कि तुम हमारे नीचे। क्या मेरी बात क्लियर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल कामों को या राजनीतिक रुचियों को देखते हुए, रुझानों को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट को तो ये लगने लगा कि भैया कल को इंडिया में अपनी टेरिटरी, अपना क्षेत्र घोषित कर देंगे, राजा की तरह बन जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में। तो एक कंपनी राजा की तरह बन जाए, वो राजा अपॉइंट करने लगे, ठीक है। उससे अच्छा ये है पहले ही हम इन्हें वश में करें, थोड़ा कंट्रोल करें, और उस उद्देश्य से उन्होंने क्या लाया, रेगुलेटिंग है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कल इसके मुख्य बिंदु हमने कवर कर लिया था, ये विशेषता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, लेकिन एक और एक्ट आया था 1781 में, ठीक है। इसमें नहीं शायद, देखिए मुझे आपको मिला मिला के पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हिंदी की सब चीज़ें अवेलेबल हो रही है, पर टाइम लगेगा। तो डिफरेंट कोचिंग के नोट्स है, हाँ एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसी के बारे में बात करें। डिफरेंट जो कोचिंग के नोट्स है मैं उसी से आपको भी कर रहा हूँ। उसके बाद क्या आया 1781, ठीक है। तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, रेगुलेटिंग एक्ट को जारी करने के बाद ये लगा कि ये एक्ट तो बहुत जल्दीबाजी में आ गया है, और इससे कंपनी के ऑफिशियल्स, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो बताया ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, थोड़े नाराज चल रहे। क्यों नाराज चल रहे हैं, क्या कारण होगा इससे। जो पावर, जो अथॉरिटी और जो भ्रष्टता पहले कर पा रहे थे, क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा उस समय तक 1773 तक कंपनी ना केवल एक कॉमर्शियल बॉडी है, पॉलिटिकल बॉडी भी है, और केवल पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, जुडिशियल बॉडी भी बन गई है, न्याय की शक्तियाँ भी अपने पास हासिल कर रही है।
समझ रहे हो ना? न्याय पाने की आस में भी लोग कंपनी के ही जजेस के पास जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसे में उसकी जुडिशरी फंक्शंस को भी तो छीन लिया गया था। न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं, जो कंपनी ने अपने आप खुद में निहित कर ली थी, उसे भी छीन लिया गया। कैसे छीना गया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करके। जब एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई 1773 एक्ट में, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कैलकाटा, ठीक है, और उसमें एलिजा इम्पी बताया था, एलिजा इम्पी को पहला चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो ऐसे में क्या कंपनी की शक्तियां थोड़ी कम नहीं हो जाएंगी? तो अगर आपकी शक्तियां थोड़ी कम करके आपको अच्छा लगेगा? ऑफकोर्स, तो कंपनी को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो अच्छा ही लगेगा तो क्या करेगी? विरोध करेगी, वहाँ के पार्लियामेंट में विरोध करेगी कि आपने जो ये कानून, नए नए कानून ला रहे हो, इससे हमें नुकसान हो रहा है, और अगर हमें नुकसान होगा तो जो कर हम आपको या आपकी सरकार को जमा करते हैं वो जमा नहीं कर पाएंगे, तो आपको भी नुकसान होगा। तो ऐसे में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी गलती को रियलाइज करते हुए उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को ख़त्म करने के लिए, है ना, एक नया एक्ट लाया जिसका नाम था अमेंडिंग एक्ट, है ना। अमेंडिंग एक्ट क्या बोलते हैं? 1781 का संशोधन किया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कोई इंग्लिश वाला नहीं है इसमें? नहीं? और कोई इंग्लिश वाला है? आज नहीं है? कल कुछ इंग्लिश वाले लोग, दो लोग हैं इसमें, दूसरा कौन है? चलो कोई बात नहीं, 1781 में 1773 की जो एक्ट में कमियां हैं, उन भूलों में सुधार करने के लिए 1781 का एक्ट बनाया गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1781 के एक्ट में इसे बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डिक्लेरेटरी एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डिक्लेरेटरी एक्ट। ठीक है, कब आया है? 1781 में आया है। अब मैंने आपको सारी कमियां बता दी कि कमियां क्या थी, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। तो अब उन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की पावर थोड़ी कम की जाए, क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल गुस्सा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी से। क्या मेरी बात समझ? क्योंकि मेरा सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहाँ कंपनी का ऑफिशियल भ्रष्ट कुछ भ्रष्टाचार में होंगे तो उनकी भी सुनवाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में कंपनी के ऑफिशियल से ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिमांड की, ब्रिटिश संसद से डिमांड की कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कुछ लिमिटेड किया जाए। जो भारत में आपने सुप्रीम कोर्ट खोल दी है, ये लोग बड़े मामले में हमारे हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आप ही की अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं और हम भी आप ही के अंडर में काम कर रहे हैं, तो हम दोनों बराबर है, हम इनसे नीचे थोड़ा ना है। क्या मेरी बात सुन रहे? तो ऐसे में अगर ये हमारी सुनवाई कर रहे हैं, यानी कि हम इनके सबऑर्डिनेट, इनके अधीनस्थ हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? पहला तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जुडिक्शन है, जितने भी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की है, जिसके तहत उस समय तक कंपनी के ऑफिशियल की भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये शक्ति ले ली, ठीक है, कि अब कंपनी के किसी भी सेवक, किसी भी सर्वेंट के ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चल सकता सुप्रीम कोर्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उस समय 1773 में एक्ट के बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ काफ़ी बढ़ी हुई थी, है ना। ना केवल गवर्नर जनरल बल्कि उसकी काउंसिल और ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी ऑफिशियल, कोई भी सेवक जो काम कर रहा है, वो सारे सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 1781 में एक एक्ट आया, अमेंडिंग एक्ट, इससे सुप्रीम कोर्ट की ये शक्तियाँ छीन ली गई कि कंपनी के किसी ऑफिशियल, अगर कंपनी का कोई सेवक है और वो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अपनी पोस्ट पर है, यानी कि अपनी चेयर पे काम कर रहा है, कोई पर्सनल वर्क की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जिसने घर में मारपीट कर ली, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी पोस्ट पे कोई काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके मामले में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा, ना ही कोई मुकदमा उस पर चलाएगा,
क्या मेरी बात क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट से शक्तियां छीन ली गई। एक तो काम ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल लिमिटेड कर दिया गया इस तरह से कि कंपनी के ऑफिशियल्स और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनकी कार्यकारी परिषद यानी कि उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स, ठीक है। इन पे कोई भी मुकदमा दायर नहीं हो सकता इस सुप्रीम कोर्ट में। क्या लिखा है? क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को और लिमिटेड कर दिया। कैसे? ये बोला गया कि आपको कैलकाटा में स्थापित किया गया है, तो आप केवल कैलकाटा में, कोलकाता में जो रहने वाले लोग हैं, केवल उन्हीं पर आपकी शक्तियाँ चलेंगी, केवल उन्हीं के मुकदमे देख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इतना समझ में आ गया? इसके अलावा अगर कैलकाटा में रहने वाले लोग यानी कि जो नागरिक हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दिख रहा है आप लोग को कुछ? कैलकाटा के इनहेबिटेंट्स यानी कि कैलकाटा में रहने वाले जो निवासी हैं, उस पर ही सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां चलेंगी। वो लोग इंसाफ मांगने के लिए, मुकदमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को और लिमिटेड कर दिया गया। तीसरी बात ये बोली गई, इस सारे मामलों की सुनवाई भी नहीं हो सकती, केवल और केवल पर्सनल लॉज पे सुनवाई होगी। पर्सनल लॉज क्या होते हैं? पर्सनल लॉ नाम सुना होगा, जो रिलीजियस लॉ होते हैं, जैसे जो हिंदुओं के लिए लॉ है ना, हिंदू मैरिज एक्ट शायद नाम सुना, ठीक है? हिंदुओं के लिए कुछ अलग होता है, मुस्लिमों में कुछ अलग लॉ होता है। तो वो उन्हें उन लॉज को जो धर्म के अकॉर्डिंग हमारे लिए बटे हुए हैं, जिसके अनुसार हमारी शादी हो रही होती है ना, डिवोर्स हो रहा होता है, उत्तराधिकार मिल रहा होता है ना, तो वो सारे लॉज को बोलते हैं पर्सनल लॉ। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पर्सनल लॉ ही जज करेगी सुप्रीम कोर्ट, और कोई लॉ जज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट केवल पर्सनल लॉ जज करेगी। और कैसे जज करेगी? हिंदुओं के लिए हिंदू लॉज पंडित की हेल्प से, पंडित जो उस समय थे बंगाल में, उनकी हेल्प से। और दूसरा क्या है? मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉज, किसकी हेल्प से? मौलवीज की हेल्प से। ये बोला गया हिंदू लॉज को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोई पंडित समझाएगा, है ना, बताएगा कि हिंदू लॉज में क्या क्या होता है, हिंदू कस्टम में क्या क्या होता है, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, वो यहाँ का कल्चर नहीं समझते, ठीक है? और मुस्लिम लॉज को समझने के लिए कोई मौलवी समझाएगा, जजमेंट उस आधार पे दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सुप्रीम कोर्ट का दायरा ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया गया। क्या मेरी बात समझ? कहाँ सुप्रीम कोर्ट रहा? यही मैं बोल रहा था कि लगातार चीज़ें बदली, ठीक है? आप इतिहास में भी पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे ये शिफ्ट है, लगातार आइडियोलॉजी में शिफ्ट है, ठीक है? और उन्हीं शिफ्ट्स को हमें पढ़ना है कि किन शिफ्ट से क्या हुआ है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट बनाया कि सबको, है ना, सब मुकदमा कर सके, सबको जस्टिस मिले, लेकिन फिर क्या किया? फिर उसके अधिकारों को काफ़ी सीमित कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो लिखिए थोड़ा नोट्स में, लिखिए। देखिए 1773 की खामियों को, 1773 ब्रैकेट में रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दूर करने के लिए 1781 का अमेंडिंग एक्ट, 1781 का अमेंडिंग एक्ट लाया गया। Amending Act of 1781 was established
जिसे जिसे बंदोबस्त कानून, जिसे बंदोबस्त कानून के रूप में भी जाना जाता है, जिसे बंदोबस्त कानून के रूप में भी जाना जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। अब इस एक्ट में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार सीमित कर दिया। कैसे सीमित कितने समय आ गया तो नोट करना स्टार्ट करिए। कुछ डाउट है? अभी एक मिनट रुकिए, पहले से लिखवा दें फिर बोलिए। ठीक है, देखिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व अधिकारों को सीमित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व अधिकारों को सीमित करते हुए गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कार्यवाहियों के लिए मुक्त कर दिया गया। कार्यवाहियों के लिए मुक्त कर दिया गया, क्या मतलब हुआ इसका कि नाउ एनी, अच्छा ये तो गवर्नर की बात की। इसके अलावा जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, जो सेवक, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ देख किया कि अब अगर वो अपने पद पर बैठकर कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो निर्णय सही है, गलत है, भ्रष्ट है ना, उसकी सुनवाई कहाँ पर नहीं हो पाएगी? सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो समझ में आ गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर एग्जम्प्टेड, यानी कि पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया, वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा सेकेंड पॉइंट में, देखिए इस प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में केवल कोलकाता के निवासी आएंगे। ओनली सिटीजन्स ऑफ कैलकाटा। अधिकार क्षेत्र में केवल कोलकाता के निवासी आएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओनली इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा कैन बी अंडर गो टू ट्रायल, यानी कि उन पर ही मुकदमा चल सकता है। कैन बी अंडर ट्रायल इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह का मतलब आज की तरह का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, जो पहले वाला सुप्रीम कोर्ट है वो आज की तरह का नहीं है। उसमें केवल कैलकाटा में ही जो नागरिक है केवल उनका ही ट्रायल चल सकता है। ठीक है, और किसी का मुकदमा नहीं चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, एक और नया सीमित किया गया। क्या किया गया कि अब जो अन्य मुकदमे है, राजस्व का मुकदमा, मिलिट्री आर्मी संबंध कोई मुकदमा, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल सकता। क्या चलेगा फिर? कौन से लॉज? पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज क्या होते हैं? धर्म के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर जो लॉज मिले है ना, उन्हीं को पर्सनल लॉज होते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, धर्म के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर भी तो कुछ लॉज होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पर्सनल लॉज। ठीक है, तो कौन कौन से पर्सनल लॉज हो गए? हिंदू लॉज और मुस्लिम, मोहम्मदन लॉज।
ठीक है। और हिंदू लॉज को उस समय जज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन असिस्ट करेगा, समझ आ गया। और मॉडर्न लॉज में मौलवी। तो ये उस प्रावधान में था, जिसके बाद पंडित और मौलवी भी हमेशा प्रेजेंट रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में और बताएंगे कि उनके कस्टम या उनके लॉज के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति दोषी है या नहीं। आई होप इट इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखोगे इस बात को, देखो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को और सीमित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को और सीमित करते हुए राजस्व संबंधी मामले, कॉमा राजस्व वसूली के मामले, कॉमा सैन्य मामले आदि को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। देखो इसके आगे, अब सुप्रीम कोर्ट केवल पर्सनल लॉज के मामले में ही निर्णय दे सकती थी। ठीक है, वो बना लो जैसे बताया, हिंदू लॉज और मुस्लिम मॉडर्न लॉज, है ना। असिस्ट कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को? पंडित एंड मौलवीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ आ रहा? ठीक है, एक बात और शायद इसमें नहीं दिया होगा। ठीक है, एक बात और क्या होगी कि अभी तक प्रोविंशियल कोर्ट में जो क्षेत्रीय अदालतें हैं उसमें अगर किसी मामले का निर्णय आपके खिलाफ चला जाए, और यहाँ भी तुम देखते ही हो, अगर किसी मामले का निर्णय हमारे खिलाफ जाए तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो वैसा ही क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास उस समय था 1773 के बाद। ठीक है, लेकिन यह अधिकार भी उससे ले लिया गया। ये बोला गया कि अगर प्रोविंशियल कोर्ट में कोई मामला है, ठीक है, और कोई एक पार्टी हार रही है, समझ आ रहा है ना, पक्षी दो लोग होते हैं, कोई एक हारता है, कोई अगर एक पार्टी हारती है तो अब वो अपील कहाँ कर पाएगा? अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पाएगा, अब करेगा गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास। क्या मेरी बात क्लियर है? तो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अब उसके पास भी कुछ न्याय की शक्तियाँ आ जाएंगी। ठीक है, स्पेशली अपील वाली शक्तियाँ, जो अपीलाट जुरिडिक्शन से बोलते हैं, अपील का क्षेत्राधिकार बोलते हैं, वो अब गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास भी रहेगा, वो अब केवल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो लिखोगे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब क्षेत्रीय मामलों से आई अपीलों, क्षेत्रीय मामलों से आई अपीलों पर निर्णय ले सकती है। ठीक है, इसमें
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया। अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार था कि उस पर अपील करें, अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है प्रोविंशियल कोर्ट। और एक और चीज़ हो गई इसमें, अब प्रोविंशियल कोर्ट के जो भी नियम होंगे, क्षेत्रीय अदालतों के जो छोटे छोटे नियम होते हैं, छोटे छोटे कानून होते हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसाइड करेगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इसके अलावा ये देखो क्षेत्रीय अदालतों के किसमें अपील वाले में, हाँ अपील वाले में अगर प्रोविंशियल कोर्ट में है तो जा सकते हैं, गवर्नर जनरल की काउंसिल का। ठीक है, क्या लिखवा दें? क्षेत्रीय अदालतों के कायदे कानून अब कौन लिखेगा, कौन बताएगा? जो गवर्नर, हाँ जो कार्यकारी परिषद है। देखो अब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद द्वारा लिखे जाएंगे, लिखे गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आप कोई क्वेश्चन तक किसी का बताओ, कोई डाउट तक किसी का? कैसे? उस समय जो धर्मशास्त्र थे उनका ट्रांसलेशन हो चुका था। हिंदुओं में कोड ऑफ जेंटू बुक आई थी मनुस्मृति को ट्रांसलेट कर। ठीक है, कोड ऑफ जेंटू नोट कर रहे हो, जो मुंह से निकल रहा है सब नोट करो, सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोड ऑफ जेंटू 1768 में आई थी, 1765 में उसका ट्रांसलेशन किया गया था। किसने ट्रांसलेशन किया था? कुछ पढ़ा लिटरेचर वगैरह? ठीक है, अभी करें तो पहले कोड ऑफ जेंटू लिख दे रहा है। ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन किसे होता है? मनुस्मृति से। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन मनुस्मृति तो पहले से ही हिंदी संस्कृत में है। ठीक है, हाँ संस्कृत में, तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा। ठीक है, ताकि सुप्रीम कोर्ट जज समझ सके कि क्या लिखा। ठीक है, 1768 के आसपास में, 1765 में जब वो लोग आ गए यहाँ पर और उन्हें ये लगा कि इंडिया में शासन करके ही कुछ होगा। मेरी बात सुनाई? अगर हमें दीवानी राइट्स चाहिए, अगर हमें अधिकार चाहिए और हम चाहते हैं हमारी ट्रेड की मोनोपोली, हमारी व्यापार की एक सत्ता है ना, केवल हमारे पास है, एक सत्तात्मक रह व्यापार, केवल हमारे फेवर में व्यापार हो, तो ऐसे में किसी भी तरह का अन्य राजनीतिक इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए। यानी हम खुद ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उतरेंगे, खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेंगे। मेरी बात सुनिए, प्रशासन की सारी व्यवस्था हम अपने हाथ में लें तो ऐसा नहीं होगा। और प्रशासन तक उतरने के लिए क्या चाहिए होगा? जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का कल्चर जो है उसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ की सोसाइटी को समझना ज़रूरी है। तो उन सोसाइटी को समझने के लिए उन्होंने यहाँ की किताबें पढ़ना स्टार्ट, यहाँ की धर्मशास्त्र पढ़ना स्टार्ट। क्या मेरी बात समझ? इंडिया की हिस्ट्री सबसे पहली बात किसने पढ़ी, किसने लिखी? जो इंडियन हिस्ट्री में किताबें पढ़ते हैं पहली बार किसने लिखा? हमने लिखा। कौन सी किताबें इंडियन हिस्ट्री की पढ़ते हैं? हमने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन वो सारी किताबें हमारी बेवकूफ़ी में खो गई। हमारे पास अर्थशास्त्र का एक पेज नहीं था, एक पन्ना छोड़ो, एक लाइन नहीं। हमें यही नहीं पता था कि कौटिल्य नामक कोई आदमी अर्थशास्त्र लिख गया, वो हमारे देश का। हमने कहानियों की किंवदंतियों में सुना था इससे। एक्चुअल में क्या हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, और अर्थशास्त्र एक्चुअली में हमारा अभी हमारे पास नहीं मिला। अर्थशास्त्र का जो टुकड़ा हम पढ़ते हैं वो मेगास्थनीज की इंडिका में अवेलेबल था, जिसका ट्रांसलेशन अब हिंदी में किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र में पढ़ा था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हमारे पास सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था। ऐसा यूरोपियन ने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने अपनी कोई भी चीज़ संभाल के नहीं रखी, और उनके इल्ज़ाम काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि मैं जैसा जिस टोन में बोल रहा था समझ आ रहा होगा, सही बात बोल रहा है ना। तो हमने बहुत सारे आर्बिटियम तक क्या हो चुका था। आर्बिटियम अभी मुझे लग रहा है 1920s या 1930s में शायद, 1880s के आसपास आर्बिटियम हो चुकी है। तब तुम जान पाए आल्बर्ट का नाम कोई साइंटिस्ट था, जो कि कोई मैथमेटिशियन था जिसने जीरो के बारे में बता रखा था। अदरवाइज कहाँ बताता, नहीं बताता। मेरी बात सुन रही?
ये यूरोपियन ने जिन्हें हमारी हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया बाई चांस, और इंटरेस्ट क्यों आया? क्योंकि उन्हें हम पर रूल करना था। हमारे सोशल कस्टम्स, हमारी सोसाइटी, हमारे रीति रिवाज को समझने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर पढ़ना स्टार्ट किया। पहली बार वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास पहुँचे, हम नहीं पहुँचे। हमें तो ईट गिरा हुआ है वहाँ पर, कोई लोग रहते होंगे, हमें क्या पता। सर मैं पहली बार वो खोजते बेचारे हड़प्पा सभ्यता में पहुँच गए। पहली बार वो सांची का स्तूप साफ करा रहे हैं, हमें नहीं पता सांची का स्तूप अशोक ने बनाया। इतने ज़्यादा क्या बोलेंगे, लापरवाह लोग रहे हैं, है ना? किसे बोल रहा हूँ? आप लोग, हम लोग बोल रहे हैं। इतने ज़्यादा लापरवाह लोग रहे हैं कि अपने हिस्ट्री का जरा सा भी तिनका सहेज के नहीं, सहेजने का काम तो उन्होंने किया। सांची का स्तूप हमें नहीं पता था कहाँ पर है, अशोक के स्तंभ कहाँ है, क्या क्या, कुछ नहीं आइडिया। ये सब काम या तो मुगलों ने करवाया, फिरोज शाह तुगलक के बाद, पहले तुगलक ने स्टार्ट किया था, फिर दारा शिकोह ने कुछ किया, उसके बाद उसे कंटिन्यू किया है किसने? अंग्रेजों ने। नहीं, वो तो नष्ट नहीं किया था, वो तो हमारी लापरवाही में नष्ट हुआ ना। कुछ चीज़ें लापरवाही में नष्ट हुई। हर चीज़ के लिए दूसरा आदमी नहीं दोषी, कुछ चीज़ के दोष आप में भी लगते हैं, ठीक है? आर्यभट्टीय ने नहीं किया, ना ही किसी बड़े सिद्धांत। मैंने क्या बताया, कितनी बड़ी किताब, आज आप बहुत गर्व से कहते हो चाणक्य हमारे देश के थे और ये और वो, तो मैं चाणक्य का सीन ही नहीं पता था जब अगर अंग्रेज आए। ठीक है, उन्होंने पहली बार इंडिया की स्टडी करने में जो बाहर के लोग हैं, फॉरेन अकाउंट्स हैं, उन्हें उनकी पड़ताल करनी शुरू की, और उस पड़ताल में उनके पास इंडिका, जो कि मेगास्थनीज से किताब लिखी थी, उसके अवशेष मिल गए। और उस अवशेष में कुछ पेजेस में चाणक्य की किताब का जिक्र था। हम चाणक्य की किताब के बारे में उतना ही जानते हैं जितना मेगास्थनीज के इंडिका में। मेरी बात सुने, वो भी किताब पूरी नहीं मिली इंडिका में, ठीक है, उसके लिए अवशेष ही मिले कुछ। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तो उनका इल्ज़ाम था, और ये काफ़ी हद तक बात भी सही है, कि हमने अपनी हिस्ट्री को सही से प्रिजर्व करके, संरक्षित करके कभी प्रयास नहीं किया रखा, ठीक है। और इस चक्कर में उन्होंने तमाम चीज़ें जोड़नी स्टार्ट की। फिर करते उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि संस्कृत लैंग्वेज तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ठीक है, ये कुछ जर्मन से, कुछ फ्रेंच से मेल खाती है। और ऐसे में उन्होंने इंडोलॉजिकल स्टडीज़ के सेंटर खोले जगह जगह पर। आपने शायद नाम सुना हो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सुना है? 1784 रट लियो बस 2 से, ये सब कह रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम सुना है? क्या किया था इसने? 1784 क्या किया था इसने? सबसे पहली बार स्टडी करना स्टार्ट किया, इंडोलॉजिकल स्टडी स्टार्ट की। इस तरह की और भी सारी एशियाटिक सोसाइटीज़ खुल गई जगह जगह पर, जहाँ पर भारतीय भाषाओं से, भारतीय कल्चर से कुछ भी लिखा मिल जाए किसी भी मंदिर में, उनकी स्टडी स्टार्ट हुई, ठीक है। और इसी तरह के सेंटर्स लंदन में, यूरोप में जगह जगह खुल गए। तब बाहर के देशों को इंडिया की हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया, और तब इंडिया की हिस्ट्री की पड़ताल हुई। जो पहली किताब आई इंडियन हिस्ट्री पर, वो V.A. स्मिथ की था, ठीक है। क्या मेरी बात समझ? उसके पहले इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री पे कोई किताब नहीं लिखी लोगों। जो पहली किताब आई कौन सी थी? V.A. स्मिथ की। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो इंडियन हिस्ट्री की जो इस तरह की भूलें हैं, ठीक है, उसका ही खामियाजा बोल रहे हैं, ठीक है। हम किस बारे में बात करें? मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं। अगेन सेम चीज जो बोला था उस समय, मनुस्मृति के भी हमें शेष खंड ही मिले हैं, सारी चीज़ें नहीं मिली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे धर्मशास्त्र, बहुत सारी चीज़ें हमारी खो गई क्योंकि प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। उन्होंने प्रिजर्व करने का काम किया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 1781 का नियम क्लियर हो गया? कुछ छूटा तो नहीं है? समझ आ गया? आगे चल रहे हैं हम लोग। फिट्स इंडिया है 1784 का है, फिट्स इंडिया है। क्यों फेमस था? पहली सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उसमें ये है कि फिट्स इंडिया एक्ट, जैसे मैंने बताया ना कि रेगुलेशन स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा सॉफ्ट कंट्रोल स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फिट्स इंडिया एक्ट वो पहला एक्ट था जहाँ पर क्या कोशिश हो रही है, थोड़ा सा कंट्रोल को दबाया और किया जा रहा है। मेरी बात समझ? अब कंपनी को बताया जा रहा है कि असल में ये जो क्षेत्र भारत में तुमने जीते हैं ये तुम्हारे नहीं, किसके हैं? ब्रिटेन के, हमारे। मेरी बात समझ? क्योंकि तुम हमारी कंपनी हो, तो तुम जो क्षेत्र जीते हो किसकी?
वो हमारे यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट एक सेकेंड स्टेप था जहाँ पर अपना कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर और लागू करने की कोशिश की है, नियंत्रण में लाने की कोशिश की है। और पहली बार जो कंपनी के क्षेत्र यहाँ पर है उन्हें बोला गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी बात सुनाई? नोट करोगे इसे? इसको लिखा नहीं है, अच्छा लिखा है। भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार, ठीक है, भारत में स्थापित ब्रिटिश क्षेत्र अधिकार, क्षेत्र अधिकार लिखा, अधिकार दिया, ठीक है। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी द्वारा नियंत्रित और शासित क्षेत्रों को भारत में स्थापित ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश क्षेत्र अधिकार लिखो, है ना, ब्रिटिश क्षेत्र अधिकार। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटिश पोजीशंस ऑफ इंडिया इन इंडिया, ठीक है। पहली बार 1784 के एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में ये बोल रहे हैं। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि कंपनी के जो भी कार्य प्रणाली है, कंपनी का जो भी कार्य है, ठीक है, अब पहली बार उस पर थोड़ा सा टाइट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तक रेगुलेशन कर दिया था, रेगुलेशन सॉफ्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, अब थोड़ा सा कंट्रोल को टाइट करेंगे, ठीक है। तो नोट करोगे इस बात को। देखिए इस एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने थोड़ा सा एडिट करेंगे, कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर, यानी वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द कंपनीज एरिया इन इंडिया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में एक चीज देख लेते हैं, इससे एक मजेदार बात है। आपने कभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जब लगती है तो कितने जज बैठते हैं? हमेशा संख्या। कोई बताया कि अच्छा ज्यूरी सुना? ज्यूरी, JURY, ज्यूरी कौन है? जजों का समूह होता है अक्सर। कभी कभी पहले के टाइम पर, अच्छा रुस्तम तुम देखिए, उसमें जजों का समूह नहीं बैठते, कभी कभी किसी क्षेत्र के, है ना, जो जाने माने लोग होते हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनसे भी जूरी बनाई जाती है। लेकिन जूरी की संख्या हमेशा और हमेशा विषम रखी जाती है। मैंने पूछा क्यों? बराबर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर सब रहेंगे तो अगर 2 और 2 वोट हो गए, है ना, तो फिर ये नहीं पता चल पाएगा कि मेजॉरिटी किसे रहता है। क्या मेरी बात समझ में? क्या आपको नहीं लग रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि 4 सदस्यों की थी, उसमें भी सही समस्या आएगी? 4 सदस्यों की थी ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल की, जो कि 1773 के एक्ट के बाद बनाई गई थी, ठीक है। तो 1784 का जो एक्ट आया है, पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें ये 4 सदस्यों की संख्या जो है
वो घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। 3 क्यों कर दी गई? ताकि किसी मामले में टाई ना हो। समझ आ गया? ताकि ऐसा ना हो कि 2 लोग कुछ बोल रहे हैं, 2 लोग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और मामला वहीं का वहीं रुका हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 लोग किसी पक्ष में बोल रहे हैं, एक पक्ष में बोल रहा है, तो 2 लोग की बात मान ली जाएगी। इसमें मामला टाई में नहीं फंसेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी जब भी कोई बड़ा मामला होता है, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, बेंच बैठती है ना, 3 जजेस की बेंच, 5 जजेस की बेंच, सुना है? क्यों बैठती है? इसी विषय संख्या में बैठती है ताकि पहली बात तो एक आदमी उतने बड़े मुद्दे को शायद जज करने में सक्षम ना हो, किसी ओर से बायस हो जाए, समझते हो ना, बायस, थोड़ा सा किसी और पार्शियलिटी ना हो उसके अंदर, ठीक है, ऐसा ना हो जाए किसी मुद्दे को जज करते हुए उसके निजी स्वभाव, उसका निजी जो कैरेक्टर है वो आड़े आ जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए अक्सर जजेस को बैठाते हैं और कोशिश क्या करते हैं, 3, 5, 7, 9 इस तरह के जजेस बैठाते, ठीक है। और अगर 3, समझ गए ना, अगर 5 जजेस है, उसमें से 3 कुछ बोल रहे हैं, 2 कुछ और बोल रहे हैं, तो 3 की बात मान ली जाएगी, उनके निर्णय को मान लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो फिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, 4 सदस्यों की संख्या को कितना कर दिया गया? 3। नोट करो इसको, देखो सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज reduced to 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा एक और चीज देखते हैं, फिट्स इंडिया एक्ट में एक और चीज हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया गया फिट्स इंडिया एक्ट में, पहले कंपनी का सारा जो गवर्नेंस है कौन सी बॉडी देख रही थी? जो कंपनी के अधिकारी जो लंदन में बैठे थे, उनका क्या नाम था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो बताया था, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। चाहे वाणिज्यिक मामले हो, चाहे प्रशासनिक मामले हो, है ना, सारे के सारे मामले कौन देख रहा था? चाहे आर्थिक मामले हो, यही देख रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अब क्या किया गया, फिट्स इंडिया एक्ट में लगा कि कंपनी भले ही एक बॉडी है, लेकिन अब ये 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एक तो कॉमर्शियल फंक्शन कर रही है ना, वाणिज्यिक काम कर रही है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? दूसरा, अब पॉलिटिकल फंक्शन में भी इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व है, प्रशासन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया गया, COD के साथ एक और बॉडी बना दी गई, BOC से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या मेरी बात क्लियर है? और COD को दे दिया गया सारा कार्यभार कॉमर्शियल फंक्शन पर, यानी कि वाणिज्यिक में। समझ आ रहा है? इसे कॉमर्शियल आर्म बना दिया गया, कॉमर्शियल बॉडी बना दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सारा अधिकार दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करिए इस बात को, मतलब ऐसे नोट्स भी बनाते चलिए कई साइड में, ठीक है। हमेशा जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसके बदल में 20% जगह या 30% जगह छोड़िए, जहाँ इस तरह के चार्ट्स जिससे आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाए, है ना, वो भी बनाओ। आपको अपने नोट्स भी ऐसे बनाना, थोड़ा सा इंटरेक्टिव नोट्स रखो, पॉइंट्स भी ऐसे ही लिखो। समझ आ गया? BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नीचे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इधर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कॉमर्शियल, ठीक है। एक नए बॉडी को बनाया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किस एक्ट में बनाया गया? फिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इस तरह से पहली बार डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था शुरू हुई, इसे बोलते हैं दोहरी सरकार। क्या आज के समय में दोहरी सरकार की व्यवस्था चल रही है? दोहरी सरकार है कि 3 खंड में, 3 पार्ट में, 3 पार्ट है, 3 पार्ट में कि 4 पार्ट में? 2 पार्ट में। कितने लोग एग्री? कितने लोग 2 पार्ट में एग्री? आपके ऊपर जो गवर्नेंस हो रही है वो 2 पार्ट की, 2 बॉडीज कर रही है, 3 बॉडीज कर रही है, 3 बॉडीज पक्का कि 4 बॉडीज कर रही है? 3 पक्का, एकदम 100% श्योर? सोच लो,
तीन मतलब हाँ सही है, 3 बॉडीज कर रही है, लेकिन फिर भी हम अपनी गवर्नमेंट को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, क्योंकि किसी बड़े मुद्दे पर नगर पालिका जैसे क्षेत्र को अधिकार नहीं होता कि कुछ लॉ बना हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट मोटी भाषा में, ठीक है। वैसे तो 3 पार्ट में है, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं कि गवर्नमेंट को हम 3 टीयर्स में डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो डुअल सिस्टम हमारे यहाँ भी चल रहा है, ठीक है, जहाँ पर सेंटर और स्टेट के पास असीमित कई सारी शक्तियाँ हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास अभी उतनी शक्तियाँ नहीं होती। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। लोकल गवर्नमेंट कुछ ही काम कर रही होती है ना, अभी बहुत सारे काम नहीं करवा रही है, लोकल स्तर के ही काम करवा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नगर पालिका, नगर पंचायत हमारा ये नगर परिषद, और ये भी जो है जिला पंचायत, सरपंच, वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वो सब 3 टीयर की गवर्नमेंट। किस बारे में हम बात कर रहे थे? ये सब में आ गया। तो भारत में पहली बार दोहरी शासन प्रणाली लागू हुई है। कौन सा एक्ट है वो? फिट्स इंडिया एक्ट। उसके पहले भारत में कभी भी दोहरी शासन प्रणाली लागू नहीं हुई, ठीक है, नोट करो इस बात को। देखिए, भारत में पहली बार फिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरी शासन प्रणाली या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू हुई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल वाणिज्यिक अधिकार दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल वाणिज्यिक अधिकार दिए गए, वाणिज्यिक क्षेत्र दिया गया या वाणिज्यिक अधिकार दिए गए, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनैतिक कॉमा सैन्य संबंधी कॉमा राजस्व संबंधी अधिकार दिए गए। राजनीतिक कॉमा सैन्य संबंधी यानी कि मिलिट्री, सिविल और कौन सा? राजस्व संबंधी यानी कि रेवेन्यू, ठीक है। तो ये 3 फील्ड किसे दी गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन पुख्ता हो, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या है? केवल और केवल कॉमर्शियल, कि कंपनी ने क्या सामान बेचा, कितना कमाए, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान, वो सारी चीज़। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है जल्दी से पूछिए। अभी तक कोई डाउट है? और प्लीज़ क्लास कंटिन्यू करिए, है ना, जितने लोग भी आ रहे हैं एकदम कंटिन्यू। कोई भी डाउट है 2 बार 3 बार आप पूछ सकते हैं, क्लास के बाहर भी पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है, ठीक है। क्लास के बाद